हेलो एंड कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हो मेरे चैनल बायोलॉजी वाला। आपके लिए मैं एनसीईआरटी की बायोलॉजी को पढ़ा रहा हूं लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी एक्सप्लेनेशन के साथ में। मैं आपको बताऊंगा नीट में क्या आएगा, कहां से आएगा, कैसे पूछा जाएगा। अगर आपने बस एक बार पढ़ रखा है तो ये वीडियोज आपके बहुत ज़्यादा काम की होंगी। मैं लिख के देता हूँ, इस बात की आप गारंटी ले लो। अगर मैं पढ़ाऊँगा तो आपको वो आएगा ही, और वही आएगा जो मैं बताऊँगा, इस बात की आप श्योरिटी ले लो। एक बार अब इस वीडियो को पूरी देख लो, अगर आप देखना शुरू कर चुके हैं तो उसके बाद आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि क्या पढ़ाया जा रहा है या फिर बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो करते हैं शुरू इस वीडियो को। हमने पहले से बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं जिसकी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन खोलते ही मिल जाएगा। वहाँ पर आपको 12th की सारी वीडियो मिलेंगी और 11th क्लास की वीडियोज़ की प्लेलिस्ट अलग से है, वो भी आपको मिल जाएगी। ठीक है ना। करते हैं शुरू इस वीडियो को, जिसमें कि हम पढ़ेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इससे पहले वाला पार्ट हमने कवर कर लिया है दूसरी वीडियोज़ में। तो भाई देखो, समझने की बात यह है कि एक्चुअल में जो मेंडल थे, मेंडल जब काम कर रहे थे आपका मटर पे, तो उन्होंने सारे जो लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ आपका इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिया, उन सब घटनाओं के बाद आपको पता चल गया होगा कि फैक्टर्स जो है वो पेयर में होते हैं, ये आपको पता है। और आपको पता चल गया होगा कि भाई जो आपके फैक्टर्स होते हैं वो आज की तारीख में जीन होते हैं, ये आपको पता होगा। तो अब हम बताएंगे ये कि उस समय पर जब क्रोमोसोम की डिस्कवरी हुई, फिर लोगों ने माइक्रोस्कोप में देखा कि क्रोमोसोम सेल डिवीज़न के समय पर कैसे कैसे डिवाइड करते हैं और किस तरह से एक दूसरे से अलग होते हैं, सेपरेशन कैसे होता है क्रोमेटिड्स का, क्रोमोसोम्स का। तो जब वो देखा तो फिर लोगों ने इस बात का अंदाज़ा लगाया कि जो जीन्स हैं, जो फैक्टर्स की बात मेंडल किया करते थे, वो फैक्टर कुछ और ना होकर के क्रोमोसोम्स हैं। शायद क्रोमोसोम ही वो फैक्टर्स हैं जिनकी मेंडल बात करते थे। तो ये थ्योरी इस पर आधारित है। एक बार देखो ध्यान से, यहाँ लिखा है कि मेंडल पब्लिश हिज वर्क ऑन इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स इन 1865। तो ये सवाल यहाँ से बनेगा, इसे आप याद करोगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। एंड फॉर सेवरल रीजन्स इट रिमेन अनरिकॉग्नाइज्ड, क्योंकि उस समय पर डार्विन का ज़्यादा हल्ला था, तो 1900 तक इसके बारे में लोगों ने ज़्यादा जाना नहीं, क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं था, लोग चीज़ें सही से पब्लिश नहीं हो पाई थी, तो लोगों ने जानी नहीं। दूसरा, उसका जो कॉन्सेप्ट है जीन वाला, ठीक है, या फिर फैक्टर वाला, वो लोगों को सही समझ में नहीं आया कि दे आर स्टेबल एंड डिस्क्रीट यूनिट्स दैट कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट्स एंड ऑफ द पेयर ऑफ एलील विच डिड नॉट ब्लेंड विद ईच अदर। मतलब एलील्स पेयर में होते हैं, फिर एलील्स मिक्स भी नहीं होते, ब्लेंड नहीं करते और अलग अलग रहते हैं, सेपरेट होते हैं। ये सारी चीज़ें लोगों को समझ नहीं आई और लोगों ने उसे नकार दिया। फिर यहाँ लिखा है थर्डली मेंडल अप्रोच फॉर यूजिंग मैथमेटिक्स। तो मेंडल ने प्रोबेबिलिटी का यूज किया था, तो लोगों को ये भी समझ नहीं आया, इसको भी लोगों ने माना नहीं कि भाई मैथ क्यों घुसा दिया बायोलॉजी में बिना मतलब, ये तो बायोलॉजी है। तो ये भी लोगों ने नहीं समझा सही से। फाइनली मेंडल्स वर्क सजेस्टेड दैट फैक्टर्स यानी जीन वर डिस्क्रीट यूनिट्स। ही कुड नॉट प्रोवाइड एनी फिजिकल प्रूफ, वो इसका कोई प्रूफ नहीं दे पाया, तो इसलिए मेंडल का काम जो था वो लोगों ने सही से माना नहीं। उसके बाद मेंडल को रीडिस्कवर्ड किया गया, रीडिस्कवरी की इन्होंने। तो ये सवाल यहाँ से बनेगा आपके सामने पहला कि किसने मेंडल को रीडिस्कवर किया। तो तीनों के नाम आपको पेपर में नीट में पूछे जाएंगे, डी वरीज, कार्ल कोरेंस, ह्यूगो डी वरीज, वॉन शेरमैक। इन तीनों के नाम आपको पता होने चाहिए, ठीक है। डी वरीज, ह्यूगो डी वरीज, कार्ल कोरेंस और शेरमैक, इन तीनों के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल। रीडिस्कवरी किसने की, इन्होंने की। फिर यहाँ ध्यान रखना, इंडिपेंडेंटली जो लिखा है इसको नीट में लिख देंगे जॉइंटली, तो ये ध्यान से पढ़ना कि जॉइंटली तो नहीं लिख दिया है। एंड रीडिस्कवर्ड मेंडल्स रिजल्ट्स ऑन द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स ऑल्सो बाय दिस टाइम ड्यू टू द एडवांसमेंट ऑफ माइक्रोस्कोपिक एडवांसमेंट हो चुकी थी दैट वर टेकिंग प्लेस। साइंटिस्ट वर एबल टू सी केयरफुली ऑब्जर्व सेल डिवीजन, लोगों ने देख लिया। दिस लीड टू द डिस्कवरी ऑफ स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस दैट अपीयर टू डबल एंड डिवाइड जस्ट बिफोर ईच सेल डिवीजन। यानी कि माइक्रोस्कोप की मदद से लोगों ने ये देखा कि क्रोमोसोम्स जो है वो डिवाइड करते हैं, जो कि न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। तो उस समय पे क्रोमोसोम्स के बारे में पता चल गया, तो लोगों ने सोचा कि भाई अच्छा हाँ यही होते होंगे फैक्टर्स, ठीक है। तो 1902 में, ये आप ईयर याद करोगे, क्रोमोसोम मूवमेंट जो है वो मियोसिस के देखा गया कि माइक्रोस्कोप के अंडर में। तो यहाँ से इन दोनों, इनका नाम याद करना है बहुत पक्का। वॉल्टर सटन पूरा नाम याद करना है इनका, थियोडोर बोवेरी इनका पूरा नाम पता होना चाहिए।
नोटेड दैट द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम, यानी जो क्रोमोसोम का बिहेवियर है वो उसी तरह से बिहेव कर रहे हैं, पहले पेयर बनाते हैं फिर अलग होते हैं, जैसे कि मेंडल कहते थे कि भाई पेयर होता है फिर अलग होते हैं, वैसे ही वो बिहेव कर रहे हैं जैसे कि जीन्स का बिहेवियर होता है, ठीक है, ड्यूरिंग द क्रोमोसोम मूवमेंट। एंड टू एक्सप्लेन मेंडल्स लॉ, उन्होंने क्रोमोसोम के मूवमेंट को मेंडल के लॉ एक्सप्लेन करने के लिए यूज कर लिया, ठीक है, एंड इक्वेशनल डिवीजन समझाने के लिए। एंड ड्यूरिंग मियोसिस, मियोसिस में भी बता दिया। द इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर दैट आर दैट क्रोमोसोम एज वेल एज जीन अकर इन पेयर, तो क्रोमोसोम भी पेयर में होते हैं और जीन भी पेयर में होते हैं, यानी फैक्टर्स भी पेयर में होते हैं। एंड द टू एलील ऑफ ए जीन पेयर आर लोकेटेड ऑन होमोलोगस साइट्स ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम। तो आपको पता है कि दो पेयर जो जीन के एलील के होते हैं, यानी जो दो एलील होते हैं एक जीन के, वो एक क्रोमोसोम पर, जैसे ये क्रोमोसोम पेयर है होमोलोगस पेयर, इस पे यहाँ अगर है एक एलील तो दूसरा एलील यहाँ होगा, मतलब इसके सामने, ठीक है, तो ये होमोलोगस पेयर पर उसी लोकस पर जीन पाया जाता है, तो ये दोनों एक दूसरे के एलील हैं ऐसा। तो ये कह रहे हैं कि ये पता चल गया एंड पेयर लोकेटेड ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम एंड होमोलोगस साइट ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है, तो ये इससे पता लगा कि भाई ऐसे ऐसे होता होगा। फिर ये आपको डायग्राम दिखा दे रहा है, तो इस डायग्राम को आप मान लेते हैं जैसे कि ऐसा आप मान लो कि ये मान लो ये कैपिटल वाई फैक्टर है, हम ये ले रहे हैं कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है, इसको लेते हैं। और ऐसे आप मान लो कि भाई ये कैपिटल वाई है और ये है स्मॉल वाई, यानी इस क्रोमोसोम पर स्मॉल वाई होगा और इस वाले पर यहाँ पर होगा आपका कैपिटल आर, मान लो यहाँ मान लो स्मॉल आर है, ठीक है। फिर ये होगा कि इनकी ये आपको पता है एस फेज में जाएगी सेल, जीवन के बीच में एस आएगी, एस में सेल डीएनए कॉपी करेगी तो क्रोमेटिड बनेंगे। अब यहाँ क्रोमेटिड बन गए कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये बन गया कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर यहाँ आप देखोगे एनाफेज 1 होगी, एनाफेज 1 में जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है वो सेपरेट होंगे, आपको पता है होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएंगे और सेपरेशन के बाद वो दो सेल में चले जाएंगे, आपको पता है इस तरह से। फिर ये दिखा रहे हैं कि भाई यहाँ पर अगर फाइनली आप देखोगे तो कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर, मतलब आप देख सकते हो कि जो गैमेट्स है, जो जर्म सेल्स हैं, उन्होंने पेयर में से एक एक ही लिया है। तो इसको देखा उन्होंने, जब मियोसिस को होते हुए देखा उसके अंदर माइक्रोस्कोप के, तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक बात है, इसी तरह से पेयर होते होंगे और फिर पेयर जो है इस तरह से सेपरेट होते हैं और ऐसे ही जो है गैमेट बनते हैं। पर अगर हम ध्यान से देखेंगे यहाँ हमें दो ही टाइप के गैमेट मिले हैं, एक कैपिटल वाई कैपिटल आर, एक स्मॉल वाई स्मॉल आर, यानी हमें पेरेंटल टाइप के गैमेट्स मिले हैं दोनों, ठीक है। अगर आप ऐसे देखते हैं तो समझ रहे हो मेरी बात को। अगर आप देखते हो कि जो जीन्स है वो, यानी जो फैक्टर्स हैं, दे आर सिचुएटेड ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स लाइक दिस, ऐसे अगर है अलग पेयर पे, राउंड का अलग पेयर पे है, येलो का अलग पेयर पे है, तो आपको दो इस प्रकार से गैमेट देखने को मिले। पर हमने देखा था कि मेंडल ने कहा था कि 4 चांस मेंडल ने लिए थे, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, तो 4 चांस आपने लिए थे। तो फिर क्रोमोसोमल थ्योरी के अकॉर्डिंग 4 चांस कैसे हो सकते हैं, ये एक फोटोग्राफ आगे दिया है इमेज, उस पर आपको समझाऊंगा कि 4 चांस कैसे बन सकते हैं गैमेट्स के, ठीक है, ये है बात। देखो फिर यहाँ पर आपको एक टेबल दी गई है, इस टेबल में आपको बताया है कि कौन जीन है कौन क्रोमोसोम है। तो देखो बाबू, ऐसा है कि अगर आप जीन को देखोगे क्रोमोसोम को देखोगे तो आप ध्यान से देखोगे कि जीन, अगर हम कहें कि जीन अकर इन पेयर तो आप कहोगे हाँ जी जीन अकर इन पेयर्स, एंड क्रोमोसोम्स अकर इन पेयर तो क्रोमोसोम अकर इन पेयर। सैग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट बनने के समय सैग्रीगेट होते हैं, सच दैट ओनली वन ऑफ ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड टू अ गैमेट, यानी अगर एक पेयर है तो इसमें से गैमेट में एक जाएगा, अलग गैमेट में एक अलग गैमेट में, है ना। एंड फिर लिखा है सेग्रीगेट एट गैमेट फॉर्मेशन एट ओनली वन ऑफ द ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड टू द गैमेट, सेम बात लिखी है। यानी क्रोमोसोम के बारे में बात करोगे तो वो भी ऐसे जाएगा और जीन के बारे में बात करोगे तो वो भी ऐसे ही ट्रांसमिट होगा। यहाँ लिखा है इंडिपेंडेंट पेयर, ये इंडिपेंडेंट पेयर, यहाँ लिखा है इंडिपेंडेंट पेयर, यहाँ लिखा है वन पेयर, ठीक है। तो देखो इंडिपेंडेंट पेयर, जो पेयर जीन के वो इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, चाहे वो अलग अलग क्रोमोसोम पर हो चाहे एक पर दूर हो, जुड़े हुए ना हो,
दे सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, वो एक दूसरे से अलग होकर सेग्रीगेट होंगे। पर वन पेयर, एक पेयर सेग्रीगेट, अगर लिखा है वन पेयर सेग्रीगेट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर पेयर, तो क्रोमोसोम का एक पेयर, ये क्रोमोसोम, अगर एक क्रोमोसोम का पेयर दूसरे पेयर से इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होता है, बिल्कुल सही बात है, एक पेयर क्रोमोसोम का दूसरे पेयर से सेग्रीगेट होता है इंडिपेंडेंटली। तो अगर हम इसको कहें कि ये जीन है और ये क्रोमोसोम है, क्योंकि आप ध्यान से समझ सकते हैं लिखा है इंडिपेंडेंट पेयर्स सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली, यानी अलग अलग पेयर जो इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होते हैं। वन पेयर सेग्रीगेट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर पेयर, एक पेयर क्रोमोसोम का दूसरे पेयर से इंडिपेंडेंट सेग्रीगेट होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट यहाँ लिखा है ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ मियोसिस 1 की जो एनाफेज होती है उसमें द टू क्रोमोसोम पेयर कैन अलाइन एट द मेटाफेजिक प्लेट, दो क्रोमोसोम पेयर मेटाफेजिक प्लेट पर आकर के अलाइन हो जाते हैं इंडिपेंडेंटली। इसको आपको समझना है, ये बहुत अच्छा है। जैसे मान लो एक पेयर ये है क्रोमोसोम का और दूसरा पेयर ये है, ठीक है। अब भाई बात ये है, मान लो यहाँ पर जीन है कैपिटल ए, ऐसे मान लो यहाँ पर है स्मॉल ए, और यहाँ पर मान लो है कैपिटल बी, यहाँ है स्मॉल बी। तो मेटाफेजिक प्लेट पर जब इनका अलाइनमेंट होता है, ठीक है, मैं इसके क्रोमेटेड नहीं बना रहा हूँ, अभी बना देता हूँ, लो अच्छा ही बना दिए, ठीक है। अगर ये मेटाफेजिक प्लेट पर आकर अलाइन होते हैं इस तरह से, तो ये कह रहे हैं कि ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है इनका अलाइनमेंट, यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि जब इनका अलाइनमेंट हो रहा हो ये इस तरह से अलाइन हो जाए, यानी ये कैपिटल बी वाला है नीचे आ जाए, स्मॉल बी वाला यहाँ आ जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है ना, क्योंकि क्योंकि ये है तो ये पेयर ही ना, है तो ये होमोलोगस पेयर ही, तो ये ऐसे लगे या फिर वैसे लगे, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन फ़र्क ये पड़ता है अगर पहले हमारा गैमिट, चलो अब मान लेते हैं, अब हमारा गैमिट बनेगा कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी। लेकिन अगर कंडीशन ये हो जाए कि भाई यहाँ पर आपका कैपिटल बी स्मॉल बी हो, तो गैमिट क्या बनेगा, कैपिटल ए कैपिटल बी और स्मॉल ए स्मॉल बी। दैट मीन्स 4 तरह के गैमिट आपके बन जाते हैं, और 4 तरह के गैमिट अगर बन जाते हैं आपके, तो आपका क्या हो जाता है, एक तरह से इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट शो करते हैं, ठीक है। तो यही आपको समझने की बात है, ये इन्होंने आगे समझाया हुआ, फोटो में भी देखो लिखा है टू अंडरस्टैंड दिस कंपेयर द क्रोमोसोम ऑफ 4 डिफरेंट कलर, 4 कलर में हम देखेंगे इसको, यहाँ पर आप समझो, देखो ये ध्यान से देखो, अगर आपको समझ में आ जाए तो अच्छा होगा। पहले हमने बताया था एक तरह से, अभी हम दोबारा बता रहे हैं। यहाँ पर अगर मान लो कि ये जर्म सेल्स है, इधर से अपन देखते हैं, इधर की तरफ चलेंगे, तो यहाँ देखो, हाँ मान लीजिए ये आपका कैपिटल वाई है, सपोज दैट, तो यहाँ भी कैपिटल वाई होगा, यहाँ स्मॉल वाई है, यहाँ स्मॉल वाई है, और यहाँ कैपिटल आर है, और यहाँ भी कैपिटल आर है, स्मॉल आर है, स्मॉल आर है। फिर यहाँ पर देखोगे तो ये इधर भी मिलेगा आपको कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ लाल हरा है, यहाँ हरा लाल है, यानी अब की बार क्या हुआ, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वजह से, इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से अलग होने की वजह से, सेग्रीगेशन की वजह से, कैपिटल आर वाला इधर आ गया है, स्मॉल आर वाला इधर चला गया। तो फाइनली आप जब देखोगे यहाँ गैमेट बनते हुए, तो आपको दिखेगा कि यहाँ कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर, एंड कैपिटल वाई स्मॉल आर, एंड कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर। देन वी हैव 4 काइंड ऑफ गैमेट, 2 यहाँ पर हैं वाई आर और स्मॉल वाई आर, यहाँ पर कैपिटल वाई और स्मॉल आर, स्मॉल वाई और कैपिटल आर। तो ये कह रहे हैं कि इस तरह से इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है, 4 तरह के गैमेट ऐसे बनते हैं। समझ रहे हो उन्हें बात क्या कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये कब दिख रहा है आपको, जब जीन्स हमने अलग अलग क्रोमोसोम पेयर पर लिए, यानी जब हमने राउंड का देखो पेयर अलग है और राउंड वाले कैरेक्टर और रिंकल्ड वाला अलग है और येलो ग्रीन अलग लिया है, मतलब जब दोनों फैक्टर्स यानी दोनों जीन अलग अलग पेयर ऑफ क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं, तो दे अशॉर्ट इंडिपेंडेंटली, ये समझना है आपको, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर अगर जीन एक ही क्रोमोसोम पेयर पर हों तो वो कम से कम इतनी दूर होने चाहिए, जैसे ये है आपका एक क्रोमोसोम पेयर और ये है मान लो इसका दूसरा दोस्त होमोलोगस पेयर,
और इस पे मान लो यहाँ कैपिटल वाई मान लो आप, एक सेकंड, यहाँ मान लो आप कैपिटल वाई, यहाँ कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, तो इधर बहुत दूर कैपिटल आर, स्मॉल आर। अगर आपके जो फैक्टर्स हैं, जीन है, अगर वो एक ही क्रोमोसोम पर प्रेजेंट हैं तो भी 4 तरह के गैमेट बनने की संभावना होगी। कैसे भाई, यहाँ पर देखो, यहाँ अगर क्रॉसिंग ओवर होगा तो ये स्मॉल वाई यहाँ जाएगा, ये यहाँ आएगा, तब भी 4 बनेंगे। चाहे यहाँ हो जाए, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ पे हो, कहीं भी क्रॉसिंग ओवर होगा तो चांस जो है वो 4 तरह के गैमेट बनने के हैं। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा हो जाए कि ये यहाँ से उठ के यहाँ आ जाए, ये आपको बस समझना है, ज़रा सा पॉइंट है, ये अगर इधर आ जाए यहाँ इसके पास में, तो कंडीशन क्या हो जाएगी? तो कंडीशन बाबू हो जाएगी फिर 4 तरह के गैमेट बनना मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि देखो, अगर ये यहाँ पे आ जाते हैं आसपास, बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है कि भाई ये ऐसे आ जाएं, तो ऐसे केस में फिर मान लो यहाँ क्रॉसिंग ओवर हुआ तो ये वाई आर तो इकट्ठे चाहेंगे, जैसे कैपिटल वाई कैपिटल आर बनेगा। ये अगर क्रॉसिंग ओवर हुआ तो ये इधर आ जाएगा, तो ये कैपिटल वाई कैपिटल आर बनेगा, स्मॉल वाई स्मॉल आर बनेगा, स्मॉल वाई स्मॉल आर। मतलब यहाँ पर आपके हाइब्रिड यानी रिकॉम्बिनेंट गैमेट ही नहीं बनेंगे। कब बन सकते हैं रिकॉम्बिनेंट गैमेट? अगर मान लो इनके बीच में यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हो जाए। अब यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होगा, बहुत कम चांसेस हैं, तो इस अवस्था को कहते हैं लिंकेज। ये सामान्य भाषा में लिंकेज समझना है तो दूरियां, जो जीनों के बीच की दूरी अगर एक ही क्रोमोसोम पर हैं, तो जीनों के बीच की दूरी अगर बहुत कम है तो फिर उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होना बहुत मुश्किल है, जिससे कि 4 टाइप के गैमेट बनना मुश्किल है और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होना मुश्किल है। तो ऐसे केस में हमें 2 ही प्रकार के गैमेट मिलेंगे। ऐसे केस में हमें 2 ही प्रकार के गैमेट मिलेंगे, तो इन्हें हम पेरेंटल टाइप्स ऑफ गैमेट्स हैं। तो इनसे जो आगे प्रोजेनी बनेगी तो वो भी पेरेंटल बनने की ज़्यादा चांस होंगे। ज़्यादा क्या, पेरेंटल ही बनेगी। तो ये मैं आगे समझाऊँगा भी, पर आप अभी समझ गए होंगे। आगे देखो, यहाँ लिखा है Sutton and Boveri argued that the pairing or separation of a pair of chromosome would lead to the segregation of a pair of factors they carried। यानी कह रहे जब क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं तो उन पर उपस्थित जो फैक्टर्स होते हैं वो भी उसके साथ साथ ही सेपरेट होते हैं। सटन यूनाइटेड द नॉलेज ऑफ क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन विद मेंडेलियन प्रिंसिपल। सटन ने जो थी उसकी जो नॉलेज थी क्रोमोसोम्स की, उसे मेंडल के प्रिंसिपल के साथ मिला दिया, जिससे कि फाइनली क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का जन्म हुआ। ठीक है, ये है। यहाँ लिखा है कि फॉलोइंग दिस सिंथेसिस ऑफ आइडियाज एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बाय थॉमस हंट मॉर्गन। उसके बाद आते हैं थॉमस हंट मॉर्गन को मार्क कर लेंगे। इन्होंने ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर नाम की फल मक्खी फ्रूट फ्लाई पर काम किया। इन्होंने, ध्यान रखना आपको ये पूछेंगे इन्होंने किस पे काम किया, इसी की वजह से ही इनको फ्लाई मैन कहा जाता है। ये बात है, इनको फ्लाई मैन भी कहते हैं। मॉर्गन ने फ्रूट फ्लाई पे काम किया, और यहाँ से सवाल बोर्ड में आता है, सीबीएसई में पूछते हैं कि क्यों, ऐसा क्या था इसमें, इस पर क्यों काम किया। तो लिखा है कि दे कुड बी ग्रोन ऑन सिंपल सिंथेटिक मीडियम। ये सिंपल सिंथेटिक मीडियम पर ग्रो कर सकती है, एक बात है। दूसरा, इनकी लाइफ साइकिल जो है वो 2 हफ्ते की है। ये क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, इसे आप याद करेंगे। और सिंगल मेटिंग में लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी बनती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। एंड ऑल्सो देयर वाज ए क्लियर डिफ्रेंशिएशन ऑफ द सेक्स, यानी मेल अलग से दिखता है बिना माइक्रोस्कोप के और फीमेल अलग से दिखता है। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने फ्रूट फ्लाई को चुना। अब इन्होंने लिंकेज बताया, तो आप ऐसे देखो ध्यान से, अगर हम ऐसा कंडीशंस देख रहे थे, ये आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा, कि अगर मान लो आपका जो क्रोमोसोम है वो ऐसे कैपिटल ए कैपिटल बी और क्रोमोसोम पेयर है, इसमें स्मॉल ए स्मॉल बी, ये अगर आपकी कंडीशन है ये वाली तो ऐसे में अगर इनको थोड़ा दूर, अभी तो मैंने दूर लिख दिया, तो थोड़ा अगर इनको मैं और पास को लिख दूं, अगर यहाँ लिख दूं कि भाई ये कैपिटल बी है और ये स्मॉल बी है, तो इनके बीच की जो दूरी है वो बहुत कम है। ऐसे केस में जो इनसे गैमेट बनने की संभावना है ऐसे में, तो वो या तो कैपिटल ए और कैपिटल बी या फिर स्मॉल ए स्मॉल बी बनेगा, ये गैमेट बनने के चांसेस हैं। लेकिन अगर कंडीशन ये है कि एक पेयर क्रोमोसोम ये है, तो कैपिटल ए
और दूसरे क्रोमोसोम पेयर पर है कैपिटल बी स्मॉल बी, तो ऐसे में आप देख सकते हो कि ये इंडिपेंडेंटली असोर्ट करेंगे। और ये कैपिटल ए, इधर से अगर ये कैपिटल ए आएगा तो उधर से कैपिटल बी भी आ सकता है, इधर से कैपिटल ए आएगा वहाँ से स्मॉल बी आ सकता है, यहाँ से स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी भी जा सकता है, स्मॉल ए के साथ स्मॉल बी भी जा सकता है। ये 4 केस बन सकते हैं, ठीक है, 4 गैमेट। लेकिन यहाँ अगर ऐसी स्थिति है तो 4 तरह गैमेट बनना असंभव है। दूरी पर डिपेंड करता है कि क्या होगा, ठीक है, कि ऐसे पेरेंटल गैमेट बनेंगे या फिर रिकॉम्बिनेंट गैमेट भी प्राप्त होंगे। यहाँ इस केस में रिकॉम्बिनेंट गैमेट कब मिल सकते हैं ये आप समझ सकते हो, अगर यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हो जाए यहाँ पर, तो यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर के चांसेस बहुत कम है क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन द जीन लो है। अगर हाँ मान लो ये कैपिटल बी यहाँ होता, ये स्मॉल बी इधर होता, तो इट कुड बी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तब हमें रिकॉम्बिनेंट्स मिलने की संभावना ज़्यादा होती। तो ये आप एक लाइन में ही समझ लो क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी फिर। अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो हमें गैमेट 4 तरह के मिलेंगे, मिलने की संभावना ज़्यादा होगी। पॉपुलेशन में गैमेट 4 तरह के मिलेंगे तो रिकॉम्बिनेंट भी ज़्यादा पैदा होंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। लेकिन अगर डिस्टेंस कम होती जाएगी तो रिकॉम्बिनेंट भी कम पैदा होंगे, ठीक है। और अगर बिल्कुल पास पास होंगे तो रिकॉम्बिनेंट बिल्कुल नहीं आएंगे, जो कि ड्रोसोफिला में देखने को मिलता है कुछ जगह पर। वैसे नेचर में कंप्लीट लिंकेज कहीं नहीं मिलता, इनकम्प्लीट लिंकेज ही देखने को मिलता है, यानी रिकॉम्बिनेंट कहीं ना कहीं आ ही जाते हैं। भाई अगर 50-100 लोगों में 50-100 में क्रॉस हो रहा होगा तो 50-100 में से किसी एक में तो क्रॉसिंग ओवर हो ही जाएगा, तो वहाँ से फिर आपका रिकॉम्बिनेंट बन जाएंगे, ठीक है, ये है। तो ये बात है, एक्चुअल में तो यही घटना है, इसको आपको समझना है। यहाँ पर जो थोड़ा बहुत बताया, क्या बताया देखो, यहाँ लिखा है कि लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। अब आप देखो एक्चुअल में लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। सिक्का हेड है तो टेल है तो, यानी कि अगर मान लो डिस्टेंस ज़्यादा है और जीन जो है वो क्रोमोसोम पर बहुत दूर है तो रिकॉम्बिनेंट ज़्यादा होंगे, सिंपल है। डिस्टेंस कम होगी तो रिकॉम्बिनेंट कम होंगे, पेरेंटल ज़्यादा होंगे। या फिर क्रोमोसोम अगर अलग अलग पेयर पर ही आपके जीन हैं, बहुत भाई एक इस पेयर पर है उस पेयर पर है, तो ऐसे केस में आप समझ सकते हो क्या है। ऐसे केस में तो फिर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा। फिर भी आप एक चीज़ नोट कर लेंगे फटाफट से, कभी भी रिकॉम्बिनेंट 50% से ज़्यादा नहीं होंगे। नोट इट डाउन, रिकॉम्बिनेंट 50% से ज़्यादा नहीं आएंगे, ना आपको बताने हैं ना आते, ठीक है, ध्यान रखना। तो खैर इसको पढ़ते हैं एक बार। लिखा है मॉर्गन कैरिड आउट सेवरल डायविड क्रॉस इन ड्रोसोफिला टू स्टडी जीन्स दैट वर सेक्स लिंक्ड। तो एक्चुअल में जो ये क्रॉस देख रहे थे, कर रहे थे, तो इन्होंने जब जो रिजल्ट इनकी फाइंडिंग्स थी उसमें इन्होंने पाया कि जो कैरेक्टर इन्होंने लिया था वो कैरेक्टर का जो जीन था ना एक्चुअल में वो सेक्स क्रोमोसोम पर था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि इनके द्वारा चुने गए कैरेक्टर का जीन जो था वो सेक्स क्रोमोसोम पर था, ठीक है। तो ये इसलिए इनको क्या बोल रहे हैं, सेक्स लिंक्ड बोल रहे हैं। हालांकि लिंकेज भी था, जीनों के बीच की दूरी भी कम थी, फिजिकल डिस्टेंस भी कम थी, पर ये सेक्स लिंक्ड भी था, ठीक है, यानी एक्स क्रोमोसोम पर थे जो कैरेक्टर इन्होंने चुने थे। द क्रॉस वर सिमिलर टू द डायविड क्रॉस। क्रॉस कराया इन्होंने मेंडल की तरह ही। क्रॉस कराने के बाद इन्होंने किसका क्रॉस कराया, इन्होंने येलो बॉडी वाइट आई मेल का, फीमेल्स का क्रॉस ब्राउन बॉडी रेड आई मेल के साथ कराया। तो ये मेंडल वाले रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे, पर ऐसा नहीं हुआ कि 2 जीन्स डिड नॉट सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंट डिसएग्रीगेशन नहीं हुआ, और F2 का जो रेशो था वो डेविएट कर गया, 9331 से बदल गया, ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बात है। तो जब रेशो बदल गया तो इन्होंने कहा इसका मतलब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं हुआ है, दैट मीन्स देयर इज अ लिंकेज, दैट मीन्स देयर इज अ लिंकेज, यानी कि 2 कैरेक्टर जो हैं वो एक साथ ही जा रहे हैं अपनी प्रोजेनी में। तो लिखा है मॉर्गन्स एंड हिज ग्रुप्स न्यू दैट द जीन्स वर लोकेटेड ऑन द एक्स क्रोमोसोम। इन्हें पता चल गया कि जीन कहाँ है, एक्स क्रोमोसोम पर लोकेटेड है। एंड सॉ क्विकली दैट when the 2 genes in a dihybrid cross were situated on the same chromosome। देखो इन्होंने देखा कि डायबिड क्रॉस में जो जीन अगर सिचुएटेड है एक ही क्रोमोसोम पर, द प्रोपोर्शन ऑफ पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन वर मच हायर। अगर जीन एक ही के पेयर क्रोमोसोम पर उसी पर होंगे तो पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन ज़्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू द नॉन पेरेंटल वन, यानी रिकॉम्बिनेंट के बदले में। मॉर्गन एट्रीब्यूट दिस टू द फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन। मॉर्गन ने कहा कि ये क्या है, ये क्यों हो रहा है ऐसा, ये इसलिए हो रहा है कि जीनों के बीच की फिजिकल एसोसिएशन है, जीनों के बीच की दूरी कम है, 2 जीन हैं वो आपस में जुड़ी हुई हैं, आसपास हैं, इसी को कहते हैं लिंकेज। क्या कहते हैं, लिंकेज कहते हैं। लिंकेज टू डिस्क्राइब दिस फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन्स ऑन ए क्रोमोसोम एंड द टर्म रिकॉम्बिनेशन
टू द डिस्क्राइब द जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन, यानी नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन को डिस्क्राइब करने के लिए उसने कहा हाँ कि जो रिकॉम्बिनेंट्स हैं वो नॉन पेरेंटल है, ठीक है। फिर लिखा है मॉर्गन एंड हिज ग्रुप्स आल्सो फाउंड दैट इवन व्हेन जीन वर ग्रुप्ड ऑन द सेम क्रोमोसोम, जब जीन एक क्रोमोसोम पर ग्रुप्ड होती हैं तो एक बात समझ लो, इसके लिए मैं बताता हूँ कि वो एक लिंकेज ग्रुप बनाती हैं। आप यहाँ से मेरी बात को अपने शब्दों में नोट कर लेना। एक क्रोमोसोम पर जितने भी जीन पाए जाते हैं वो सब एक लिंकेज ग्रुप बनाते हैं। जैसे आपको पूछा जाए कि एक ह्यूमन बींग्स में कितने लिंकेज ग्रुप होंगे, तो आपके अंदर कितने क्रोमोसोम हैं? 23 पेयर। तो 23 टाइप के लिंकेज ग्रुप्स हैं जो जीनों ने आपके क्रोमोसोम्स पर बनाए हैं, ये ध्यान रखना है। दूसरा ध्यान रखना है, हमारे में एक क्रोमोसोम वाई ऑल्सो है, तो हमारे में 24 लिंकेज ग्रुप हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। यानी आप नॉर्मली ध्यान रखेंगे हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स लिंकेज ग्रुप्स उतने होते हैं, तो लेकिन हमारे में वाई अलग है तो 24 होते हैं फिर, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये कह रहे हैं कि कुछ जीन्स जो है वो टाइटली लिंक्ड होते हैं जो कि बहुत कम रिकॉम्बिनेशन शो करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। एंड वाइल द अदर्स वर लूजली लिंक्ड, तो थोड़ा लूजली लिंक्ड होते एक पर ही हैं, तो वो थोड़ा हाई रिकॉम्बिनेशन शो करते हैं। तो बाबू दूसरे वाला तो है इनकम्प्लीट लिंकेज और पहले वाला है कंप्लीट लिंकेज। फॉर एग्जाम्पल ही फाउंड दैट द जीन्स वाइट एंड येलो वर वेरी टाइटली लिंक्ड एंड शोड ओनली 1.3% रिकॉम्बिनेशन। आप अगले पेज पर फोटो देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई मसला क्या है। कह रहे हैं कि पहले वाले जो क्रॉस है, ये वाला जो क्रॉस हुआ इधर वाला, इसको देखोगे तो इसमें आपको मिलेंगे कि रिकॉम्बिनेंट्स जो है वो 1.3% ही हैं, ठीक है, और जो पेरेंटल है वो इतने हैं। दैट मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन द जीन इज़ वेरी लो, डिस्टेंस बहुत कम है तो रिकॉम्बिनेंट्स आने की संभावना नहीं हुई। पर इधर देखोगे आप तो WM के बीच की डिस्टेंस ज़्यादा है एंड दे सिचुएटेड ऑन द एक्स क्रोमोसोम्स, तो इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पर पेरेंटल थोड़े कम आए हैं, मतलब पेरेंटल 62% है और रिकॉम्बिनेंट 37% है, तो ये है। फिर भी आप देखो रिकॉम्बिनेंट 50% से ज़्यादा नहीं हुए। हाँ, हालांकि अगर ये जीन दो अलग अलग क्रोमोसोम्स पर होती तो, या फिर ये जीन सेंट्रोमियर से इधर होती तो ये 50% तक जा सकते थे, जाएंगे ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ये वाली बात यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं पीछे, यहाँ देखो तो यहाँ लिखा है कि भाई दे शो ओनली 1.3% ऑफ रिकॉम्बिनेशन वाइल वाइट एंड मिनिएचर विंग्स, मैंने दूसरा जो कैरेक्टर चुना है इन्होंने उसमें 37.2% रिकॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है। हिज स्टूडेंट, फिर यहाँ से कहानी शुरू होती है, नहीं इसको आप समझेंगे कैसे, ये देखो लिखा है स्टूडेंट एल्फ्रेड स्टुवर्टेंट, इनका जो स्टूडेंट है एल्फ्रेड स्टुवर्टेंट यूज द, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ज़्यादा, यूज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन द जीन पेयर्स ऑन द सेम क्रोमोसोम एज अ मेजर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द जीन। आप एक लाइन याद कर लो एंड मैप द पोजिशन ऑन द क्रोमोसोम। भाई इसको समझ लो क्या है, इन्होंने कहा जितने फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट की होगी, यानी रिकॉम्बिनेंट, अगर आपको कहा कि हमें 40% रिकॉम्बिनेंट मिले हैं, यानी आपने टोटल का रिकॉम्बिनेशन देख लिया कि कितना परसेंट बैठ रहा है, 40%, तो डिस्टेंस बिटवीन द जीन इज 40 सेंटीमॉर्गन या 40 मैप यूनिट। ये सिंपल सवाल है, बहुत आसान, ठीक है। अगर आपको कहीं पर दिया है कि हमें इतने क्रॉस कराने पर 300 ऐसे मिले, 265 ऐसे मिले, 140 ऐसे मिले, 102 ऐसे मिले, तो इनमें से बताओ रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी क्या है, डिस्टेंस क्या है। ध्यान से चारों को जोड़ लोगे, ध्यान से। रिकॉम्बिनेंट हमेशा पेरेंटल से कम होंगे, ये दोनों रिकॉम्बिनेंट हैं, जो कम होंगे वो रिकॉम्बिनेंट होंगे, जो ज़्यादा होंगे वो पेरेंटल होंगे। टोटल करके रिकॉम्बिनेंट को ऊपर रखोगे, डिवाइड करोगे इससे, इंटू 100 करोगे, परसेंटेज आ जाएगी। परसेंटेज निकाल करके फटाफट बता दोगे डिस्टेंस बिटवीन द जीन क्या है। गॉट इट? ये बहुत आसान सवाल है, फटाफट से कर दोगे, मेरे को पता है। तो यहाँ ये लिखा है एक्चुअल में डिस्टेंस बिटवीन द जीन कैसे निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन निकालो और फटाफट से डिस्टेंस बता दोगे बाबू। चलो लिखा है टुडे जेनेटिक मैप्स आर एक्सटेंसिवली यूज्ड एज स्टार्टिंग पॉइंट इन द सीक्वेंसिंग ऑफ होल जीनोम्स एज was done in the case of the human genome sequencing project described later। चलिए ये फोटो है, इसके बारे में अब इतना ज़्यादा पेपर नीट नहीं पूछेगा, कुछ भी आप समझ चुके हो क्या है। ये है कि
डिस्टेंस कम है तो वो आएगा। फिर इसमें समझने का तो यही है कि अगर मान लो इसके 4 टाइप के गैमेट बनेंगे तो क्रॉसिंग ओवर होगा। मतलब ये कह रहे हैं कि अगर रिकॉम्बिनेंट आए भी हैं तो वो इसलिए आए हैं क्यों कहीं ना कहीं यहाँ क्रॉसिंग ओवर हुआ होगा। तो कब यहाँ पर हुआ होगा, तो यहाँ पर एक्चुअल में होगा, तो F1 में। तो क्रॉसिंग ओवर से आपके गैमेट बनेंगे, रिकॉम्बिनेंट टाइप्स गैमेट्स बनेंगे ऐसे। देखो तो एक्स वाई में वाई प्लस डब्ल्यू, वाई डब्ल्यू प्लस वाई प्लस डब्ल्यू, ये कब बनेगा, जब रिकॉम्बिनेशन यानी कि क्रॉसिंग ओवर हुआ होगा। तो ये कह रहे हैं कि पूरी पॉपुलेशन में कहीं ना कहीं अगर मान लो 500 का 1000 का क्रॉस कराओगे तो 1000 में से किसी में तो ऐसा होगा कि कहीं ना कहीं क्रॉस लग जाएगा। 1000 में से कोई तो ऐसा होगा जिसमें क्रॉस लग जाएगा। ठीक है भाई, कभी कभी तो अंधे का भी लग जाती है तलवार सही जगह। तो ये वाली बात है, ठीक है। तो ये है इस फोटो का मतलब। नेक्स्ट है आपका पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। क्या है द पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस? बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें मैं आपको बताऊं, एनसीईआरटी तो कुछ बता नहीं रही है, पर समझने के लिए आपको थोड़ा सा चीज़ें ध्यान से देखनी पड़ेंगी कि क्या है एक्चुअल में। देखो यार, ऐसा है कि वर्ड है पॉलीजेनिक। पॉलीजेनिक, अब पॉलीजेनिक का मतलब है कि बहुत सारी जीन्स। कितनी? बहुत सारी जीन्स। ठीक है। तो जब किसी कैरेक्टर को, मान लो ये एक कैरेक्टर है, कोई कैरेक्टर मान लो, ठीक है, ये इस कैरेक्टर को मान लो एक जीन पेयर कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, ये भी यही करता है, ये भी यही, 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 ये सब जो है एक ही कैरेक्टर बनाते हैं। सारे के सारे, सबका काम एक ही है, पर सब जीन कहाँ सिचुएटेड है? सारे जीन अलग अलग क्रोमोसोम पर सिचुएटेड हैं। सारे जीन अलग अलग क्रोमोसोम पर सिचुएटेड हैं। काम सब एक ही करते हैं, काम सबका एक ही है, पर सिचुएटेड है अलग अलग क्रोमोसोम्स पर। तो ऐसे में ये जो कैरेक्टर हुआ ये पॉलीजेनिक हुआ। कैसा हुआ? पॉलीजेनिक हुआ। समझ आया ना बात को? तो इसकी इनहेरिटेंस कैसे होती है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि इसकी भाई इनहेरिटेंस कैसे होती है। तो इसकी इनहेरिटेंस ऐसे होती है बाबू कि अगर हम यहाँ पर छोटा सवाल ले, मतलब अगर मैं इसको ऐसे कहूँ, नीट एक्चुअल में ये आपको पूछ सकता है कि किसी पॉलीजेनिक कैरेक्टर को 2 जीन कंट्रोल करते हैं। दैट मीन्स अगर मैं कहूँ कि ह्यूमन का स्किन कलर, मैं आपके लिए बता रहा हूँ, इसे नोट कर लेंगे, याद करना है आपको कि ह्यूमन का स्किन कलर मान लो 2 जीन कंट्रोल करती हैं। ठीक है, चलो इसका क्रॉस हुआ इससे, यानी ये है बिल्कुल डार्केस्ट यानी निग्रो, ये है आपके बिल्कुल लाइट यानी वाइट, इनमें कोई कलर नहीं है। फिर ये गैमेट बनाएगा ए बी, ये बनाएगा स्मॉल ए बी, फ्यूजन होगा कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, ये ध्यान रखेंगे। ये होंगे आपके मुलेटो कलर के, यानी बीच का कलर होगा। ठीक है, इसके बाद इसकी सेल्फिंग होगी। अब सेल्फिंग से इसकी 4 टाइप के गैमेट बनेंगे, फिर 4 टाइप के गैमेट बनेंगे और सेल्फिंग होगी, और 16 आपको कॉम्बिनेशंस देखने को मिलेंगे। समझना क्या है, अगर 4 जीन डोमिनेंट हैं तो आपको मिलेगा निग्रो F2 में, 3 डोमिनेंट है तो आपको मिलेगा ब्लैक, 2 डोमिनेंट है तो आपको मिलेगा मुलेटो, 1 है तो आपको मिलेगा लाइट कलर, 1 0 अगर डोमिनेंट जीन आएगी तो मिलेगा आपको वाइट कलर। तो अकॉर्डिंग टू दिस, बिकॉज यहाँ पर क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस हो रही है, यहाँ जीनों की क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस हो रही है। क्वांटिटी पर डिपेंड करता है कि कितनी क्वांटिटी, मतलब 4 डोमिनेंट जीन तो कैरेक्टर ज़्यादा, 3 डोमिनेंट कैरेक्टर और कम 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 कम, 0 पे बिल्कुल कम। तो ये ऐसा मिलेगा। तो इसका अगर आप रेशो देखोगे F2 का तो मिलेगा 1 4 6 4 1। तो ये ध्यान रखना भाई, 1 4 6 4 1, ये आपको मिलेगा। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये रेशो आपको याद करना होगा। लेकिन आपकी किताब ने कहा है कि ह्यूमन का जो स्किन कलर है उसको 3 जीन कंट्रोल करती हैं। तो अगर आप इसको F1 मान लें, ये F1 आया है, इस F1 की अगर आप सेल्फिंग कराएंगे तो सेल्फिंग कराने से आपको जो रेशो प्राप्त होगा वो होगा 1 6 15 20 15 6 1। अब आप सुनो ये क्या है, ये जोड़ोगे तो इसको मिलेगा आपको 64, यानी कि इससे आपको कितने गैमेट मिलेंगे, कितने हाइब्रिड हैं? 1 हाइब्रिड, 2 हाइब्रिड, 3 हाइब्रिड, यानी कि 3 टू द पावर n, 2 टू द पावर n, सॉरी 2 टू द पावर n लगाओ, n मतलब हाइब्रिडनेस कैरेक्टर की, 1 2 3, तो 2 टू द पावर 8 गैमेट।
तो इसके 8 गैमेट बनेंगे, 8 गैमेट मेल के होंगे, 8 फीमेल के होंगे, तो उससे बनेंगे 64 कॉम्बिनेशंस। उसमें अगर आप जाओगे तो आपको 20 तो मिलेंगे मुलैटो, अगर 3 जीन कंट्रोल करती हैं स्किन कलर को, तो 20 मुलैटो, बाकी ये कम मतलब थोड़े ब्लैक और थोड़े ये आपके लाइट वाइट और इस तरह और इंटरमीडिएट कलर्स। तो जितनी ज़्यादा डोमिनेंट जीन की अमाउंट बढ़ती जाएगी, जितनी ज़्यादा जीन बढ़ेंगी कैरेक्टर्स, पॉलीजेनिक कैरेक्टर्स में, उतना ही ज़्यादा आपके ग्रेडियंट बढ़ता जाएगा, उतना ही ज़्यादा आपका ग्रेडियंट इंक्रीज होता चला जाएगा, उतना ही ज़्यादा आपको दिखेगा कि कैरेक्टर जैसे ह्यूमन हाइट है, एक कमरे में 50 लोग बैठे होंगे ना, 50 की हाइट अलग होगी, छोटी 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 बड़ी 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 इस तरह से। तो डिपेंड करता है कि कितनी पॉलीजेनिक करेक्ट जीन्स हैं, मतलब कितने जीन्स हैं उस कैरेक्टर्स में। तो ये इतना सिंपल टॉपिक है, इसको देखो ध्यान से। इसमें से आपको सवाल पेपर में तो फंस जाएगा, पर यहाँ लिखा क्या है, एक सवाल यहाँ से भी आएगा। लिखा है कि मेंडल स्टडीज़, बोर हो रहे होंगे भाई आप, अगर आप इस वीडियो को देखते हो बोर हो रहे हैं तो आपका भला नहीं हो सकता, क्योंकि यार पेपर है आपका, है ना। तो मैं इसलिए चुटकुले नहीं सुना रहा हूँ, क्योंकि पेपर है। पेपर को ध्यान में रखो और काम निपटाओ, सिलेक्शन लो, वक्त कम करो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। मेंडल स्टडीज मेनली डिस्क्राइब दोज ट्रेट्स दैट हैव डिस्टिंक्ट ऑल्टरनेट फॉर्म सच एज फ्लावर कलर एंड विच आर आइदर पर्पल और वाइट। भाई पहले तो 2 ही तरह के थे ना, वाइट, पर्पल, टॉल, ड्वार्फ, यही था। But if you look around, you will find that there are many traits which are not so distinct, but they occur in a gradient. वो आपको मिलेंगे कि वो एक gradient में फैले होते हैं। For example, in humans we don't just have tall or short people as 2 distinct alternatives, but a whole range of possible heights. Such traits are generally controlled by 3 or more genes and thus called polygenic traits. तो जब 3 से ज़्यादा हों जीन्स तो कैरेक्टर पॉलीजेनिक होता है। ये ध्यान रखेंगे और ये ध्यान रखेंगे आप, ये वाली लाइन, कि इनमें इस कैरेक्टर में इन्वायरमेंट का रोल होता है, मतलब इस कंडीशन में इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस करता है कैरेक्टर को। ये लाइन नीट में लिखी हुई आएगी, ध्यान से छपी मिलेगी, पक्का बता रहा हूँ, ठीक है, कि भाई इसमें इन्फ्लुएंस होता है इन्वायरमेंट का, तो आप बोलोगे हाँ जी होता है। देखा, ह्यूमन स्किन कलर इज अनदर क्लासिक एग्जाम्पल फॉर दिस। इन अ पॉलीजेनिक ट्रेट द फिनोटाइप रिफ्लेक्ट्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एलील, यानी हर एक एलील का अपना कंट्रीब्यूशन है, इसलिए इसको क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस कहते हैं, मात्रात्मक वंशागति। मात्रा डिपेंड करता है जीनों की। दैट इज द इफेक्ट ऑफ ईच एलील इज एडिटिव, यानी कि एडिटिव इनहेरिटेंस। And to understand this better, assume that 3 genes A, B, C control the skin color in a human, with the dominant form A, B, C responsible for the dark skin color, Negro, and the 3 recessive forms A, B, C for light skin color. The genotype with all the dominant allele, यानी कि ये सबसे डार्क होगा, Negro होगा, और ये सबसे लाइट वाइट होगा, और अगर बीच का आएगा तो वो होगा इंटरमीडिएट, जिसमें 3 रिसेसिव होंगी और 3 डोमिनेंट होंगी, तो वो होगा आपका मुलैटो, जो कि इस क्रॉस में F2 में जो कि 20 मिलेगा। ध्यान रखना F2 में 20, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये याद कर लो। 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1, ये कई पेपरों में रखा मिलेगा। इसका रेशो इसमें कितने कम है, कौन सा, ऐसे नंबर बना के पूछ लेते हैं कुछ भी सवाल। फिर लिखा है मैनर द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ एलील इन द जीनोटाइप वुड डिटरमाइन द डार्केस्ट और लाइटेस्ट स्किन कलर इंडिविजुअल। तो ठीक है भाई, ये आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आसान से टॉपिक है। नेक्स्ट है आपका प्लियोट्रोपी, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। प्लियोट्रोपी, तो अभी तो हमने पढ़ा था कि जब कई सारे जीन एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स को प्रभावित करती हों तो उसे कहते हैं पॉलीजेनिक, पर जब एक जीन एक से ज़्यादा कैरेक्टर प्रभावित करती हो तो उसे कहते हैं प्लियोट्रोपी। गॉट इट? चलो, लिखा है कि वी हैव, यही लाइन याद कर लो, एक जीन से जब कई कैरेक्टर प्रभावित होते हैं तो उसे प्लियोट्रोपी कहते हैं। जैसे कि बहुत सारे कलर्स हैं, बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं, ज़्यादातर ये कैरेक्टर्स आपको मेटाबॉलिक पाथवेज में देखने को मिलेंगे। अब ये थोड़ा सा समझने का है कि भाई देखो, मान लो ये कोई ए चीज़ है, इससे कुछ बी बनता है, बी से कुछ सी, मैं यहाँ पाथवे भी लिख सकता था पर मैंने लिखा नहीं, डी, ठीक है ऐसे। तो यहाँ भी एक एंजाइम होगा, यहाँ एक एंजाइम होगा, यहाँ एक एंजाइम होगा, एंजाइम 1, एंजाइम 2, एंजाइम 3। अब बाबू पता क्या बात है, इनके लिए कोई जीन होगा रिस्पॉन्सिबल, इसके लिए भी कोई जीन रिस्पॉन्सिबल होगा, पर अगर इस पहले वाले एंजाइम का जीन रिसेसिव हो जाए, पहले वाले एंजाइम का जीन रिसेसिव हो जाए तो ये एंजाइम तो बनेगा नहीं।
और अगर ये एंजाइम नहीं बनेगा तो ये अगला कैरेक्टर समाप्त, ये भी समाप्त और ये भी समाप्त। देखो आप एक ही जीन कितने कैरेक्टर को इन्फ्लुएंस कर रही है, बहुत सारे। आप देखो कितना अच्छा है कि एक जीन इतने ज़्यादा कैरेक्टर उसको इन्फ्लुएंस कर रही है भाई, देखो यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसी जीन्स प्लियोट्रॉपिक कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? प्लियोट्रॉपिक जीन्स कहलाती। समझ आ गई ना बात? तो यहाँ पर आपको जो पाथवे पढ़ाया जा रहा है वो है फिनाइल एलेनिन का। तो ये अगर मान लो फिनाइल एलेनिन है तो ये फिनाइल एलेनिन से बनता है टायरोसिन अमीनो एसिड, और यहाँ एंजाइम लगता है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, ठीक है। अब इसका जीन अगर मान लो रिसेसिव हो जाए, ये ऑटोसोम्स पर मिलता है, इसके जीन हो गया रिसेसिव, तो ये बनना बंद। इससे मान लो आगे बनता था स्किन कलर, तो वो भी बनना बंद। मान लो और भी कुछ होता होगा, वो भी बंद। अब फिनाइल एलेनिन बच गया फालतू, ये फालतू फिनाइल एलेनिन जाएगा और फिनाइल पायरुविक एसिड बनाएगा। ये पायरुविक एसिड डिपॉजिट होगा, बच्चे का IQ कम हो जाएगा, मंद बुद्धि बच्चा हो जाएगा, और ये किडनी से एक्सक्रीट भी होगा, तो इसे बीमारी हो जाएगी फिनाइल कीटोन्यूरिया। क्या हो जाएगा? फिनाइल कीटोन्यूरिया। समझ आए ना? इसे हो जाएगा फिनाइल कीटोन्यूरिया। तो ये आपको समझना है, थोड़ा सा ध्यान से देखो। ठीक, अब ये मैंने समझा दिया। अब यहाँ देखो, यहाँ लिखा है कि वी हैव सो फार सीन दैट द इफेक्ट ऑफ अ जीन ऑन अ सिंगल फिनोटाइप और ट्रेट देयर आर हाउएवर इंस्टेंस वेयर यहाँ से मार्क करना है, a single gene can exhibit multiple phenotypic expression। एक जीन के multiple phenotypic expression हो सकते हैं। such a gene is called the pleiotropic। ऐसी जीन को pleiotropic जीन कहते हैं। and the underlying mechanism of pleiotropy in most cases is the effect of a gene on metabolic pathway। an example of this disease is phenylketonuria। एक एग्जाम्पल दिया है सुंदर सा, जिसका नाम है phenylketonuria and which occurs in the humans। The disease is caused by the mutation in the gene that code for phenylalanine hydroxylase enzyme। ये एंजाइम याद करना है, नीट में पूछा जाएगा, ठीक है। and this manifests itself through the phenotypic expression characterized by mental retardation। इसकी वजह से mental retardation होगी, इसकी वजह से स्किन पिगमेंटेशन जाएगा, ठीक है। IQ लो होगा, और ये किडनी से भी फिनाइल पायरुविक एसिड बना लेगा। फिर ये आगे इन्होंने डिजीज में बताया हुआ है आपको आगे चल के, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन से लेकर के एंड तक का, लास्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में रहेगा यहीं तक का। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी ही, अगर आपने ध्यान से देखी होगी तो। अगर देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 11th 12th की सबकी वीडियो आपको फटाफट से चैनल पर मिलने वाली है। बहुत थैंक यू पूरी वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चंस भी कराऊंगा, भैया तैयार रहना साथ में, ठीक है।